नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया के इतिहास में एक गहरा जख्म छोड़ दिया। भोपाल गैस त्रासदी। ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि गलतियों, लापरवाही और सिस्टम के फेल होने की एक बेहद खौफनाक कहानी थी। चलिए बिना कोई देरी किए इस पूरी घटना के तथ्यों और इसके पीछे के विज्ञान को गहराई से समझते हैं। 40 टन, जी हाँ, 40 टन से भी ज्यादा यूनियन कार्बाइड के उस कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का इतना खतरनाक रसायन जमा था। जरा सोचिए, एक घनी आबादी वाले शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी मात्रा में जहर का होना, ये अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला जोखिम था। तो इस पूरी घटना को अच्छे से समझने के लिए हम इसे कुछ अहम हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि कैसे ये कारखाना एक टाइम बॉम्ब था, फिर वो गलतियां जिनसे रिसाव शुरू हुआ, उस खौफनाक रात का घटनाक्रम, दशकों तक चलने वाला इसका असर, न्याय की कानूनी लड़ाई और आखिर में इससे पूरी दुनिया ने क्या सीखा। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये कोई अचानक आई आफत नहीं थी, बल्कि अंदर ही अंदर टिक टिक करता एक टाइम बॉम्ब था। कारखाने के अंदर असल में चल क्या रहा था, इसे समझने के लिए हमें उस रसायन को जानना होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC। इसका इस्तेमाल 7 नाम का कीटनाशक बनाने के लिए होता था। अब ये रसायन इतना अस्थिर है कि पानी की एक बूंद भी इसमें हिंसक प्रतिक्रिया कर सकती है और इसकी मामूली सी मात्रा भी जानलेवा होती है। सीधी सी बात है, इसे संभालने के लिए 100% पूर्ण सावधानी चाहिए थी। लेकिन क्या वो सावधानी बढ़ती जा रही थी? बिल्कुल नहीं। असल में 1984 की उस रात से पहले ही कई छोटे रिसाव हो चुके थे। मजदूर बार बार सुरक्षा को लेकर शिकायत कर रहे थे, पर हुआ क्या? सिर्फ पैसे बचाने के लिए कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई और ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही थी। ये वो चेतावनियां थीं जिन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करके कारखाने को एक टाइम बॉम्ब में बदल दिया गया। और यहीं से शुरू होती है विनाशकारी विफलताओं की वो श्रृंखला जिसने आखिरकार उस खौफनाक रिसाव को जन्म दिया। उस रात विज्ञान कैसे काम कर रहा था? दरअसल किसी तरह पानी MIC टैंक E610 में चला गया। पानी मिलते ही अंदर एक बेहद हिंसक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई और जबरदस्त गर्मी पैदा हुई। तापमान अचानक इतना बढ़ गया कि टैंक के अंदर दबाव तेजी से बढ़ा और अंततः दबाव इतना ज्यादा हो गया कि टैंक का सेफ्टी वाल्व फट गया और जहर सीधे हवा में घुलने लगा। अब हम सोच सकते हैं कि कोई बैकअप सिस्टम तो होगा। सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि ये एक पूरी तरह से रोकी जा सकने वाली त्रासदी थी। सुरक्षा का हर एक सिस्टम बंद या खराब पड़ा था। पैसे बचाने के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम बंद था, गैस को रोकने वाला वेंट, गैस स्क्रबर कमजोर था, फ्लेयर टावर काम नहीं कर रहा था और अलार्म वो तो या तो बजे ही नहीं या इतनी देर से बजे कि कोई फायदा नहीं हुआ। एक भी सिस्टम ने काम नहीं किया। और जो गैस हवा में फैली वो सिर्फ MIC नहीं थी, इसमें संभावित रूप से हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ तक कि प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल होने वाली फॉस्जीन गैस भी शामिल थी। ये एक इतना घातक और जटिल मिश्रण था कि अस्पतालों में डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका इलाज कैसे किया जाए। अब जरा उस खौफनाक रात के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं कि आखिर उस रात शहर में क्या बीती। जरा वक्त की इस रफ्तार को देखिए। रात करीब 10:30 बजे कर्मचारियों को आंखों में जलन महसूस हुई। 11 बजे तक दबाव बढ़ने लगा और ठीक रात 12 बजे भारी गैस रिसाव शुरू हो गया। 12:30 बजते बजते मौत का वो बादल पूरे शहर पर छाने लगा। रात 1 बजे लोग खांसते हुए दम घुटने से अपनी नींद से जागे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सुबह होते होते हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। यहाँ एक बहुत ही कड़वी सामाजिक सच्चाई भी सामने आती है। इस गैस का सबसे पहला और सबसे भयानक असर उन पर हुआ जो कारखाने की दीवार से सटी झुग्गियों में रहते थे। ये वो गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदाय थे जिनके पास न कोई संसाधन थे, न कोई सुविधा। उनके पास खुद को बचाने का या वहां से भागने का कोई साधन मौजूद नहीं था। जो लोग उस रात जिंदा बचे, उनके अनुभव रूह कपा देने वाले हैं। उनका कहना था, आंखें आग की तरह जल रही थीं, फेफड़े तरल पदार्थ से भर रहे थे, अंधे होकर भाग रहे थे। लोग बस अपनी जान बचाने के लिए बिना कुछ देखे बेतहाशा अंधेरे में दौड़ रहे थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि हवा में क्या घुला हुआ है। लेकिन वो रात तो बीत गई, पर इस त्रासदी की जहरीली विरासत वहीं खत्म नहीं हुई। इसका असर दशकों बाद आज भी जिंदा है।
इस जहर ने सिर्फ एक पीढ़ी को नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। आज भी वहाँ लोग फेफड़ों की गंभीर बीमारियों, कैंसर के खतरे और कमजोर इम्यूनिटी से जूझ रहे हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इसका असर डीएनए तक पहुंच गया, जिससे बच्चों में आज भी जन्म दोष देखे जा रहे हैं। और वो मानसिक आघात, वो तो शायद वहाँ के लोगों के जहन से कभी गया ही नहीं। इसके साथ ही एक और बेहद चिंताजनक बात है। सिर्फ इंसान ही नहीं, वहाँ की जमीन भी आज तक इस जहर को ढो रही है। कारखाने का वो जहरीला कचरा आज भी वहीं खुले में पड़ा है। वो रसायन जमीन के नीचे रिसकर वहाँ के भूजल और पीने के पानी को जहरीला बना रहे हैं। मतलब दशकों बाद भी सफाई के अधूरे प्रयासों के कारण स्थानीय लोग आज भी उस त्रासदी का जहर पीने को मजबूर हैं। इतनी बड़ी तबाही के बाद स्वाभाविक है कि हम सोचें, जिम्मेदार लोगों का क्या हुआ। चलिए जवाबदेही की इस लंबी कानूनी लड़ाई पर नजर डालते हैं। कानूनी लड़ाई के इस कालक्रम को देखिए। 1984 में हादसा हुआ। 1989 में जाकर यूनियन कार्बाइड के साथ $470 मिलियन का सेटलमेंट हुआ, जिसे कई विशेषज्ञ और पीड़ित बहुत कम मानते हैं। और 2010 में यानी घटना के 26 साल बाद जाकर कुछ स्थानीय अधिकारियों को सजा मिली। न्याय मिलने में न केवल अत्यधिक देरी हुई, बल्कि उसे कई मायनों में अधूरा भी माना गया। अगर हम निष्पक्ष रूप से कॉर्पोरेट कार्यवाही को देखें तो यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन सीईओ वॉरेन एंडरसन को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन जमानत मिलने के बाद वो भारत से चले गए और कभी न्याय प्रक्रिया का सामना करने वापस नहीं आए। दूसरी ओर बाद में डाउ केमिकल ने यूनियन कार्बाइड को खरीद लिया, लेकिन कंपनी ने साइट की पूरी पर्यावरण सफाई की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया है। इस पूरी घटना ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के औद्योगिक जगत को एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक दिया। इस अभूतपूर्व मानव हानि के बाद दुनिया भर में औद्योगिक सुरक्षा को लेकर नियम सख्त कर दिए गए। भारत में इसके तुरंत बाद 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया। दुनिया भर की कंपनियों और सरकारों को खतरनाक रसायनों के रखरखाव और आपातकालीन योजनाओं को लेकर ज्यादा सतर्क होना पड़ा। भोपाल एक केस स्टडी बन गया कि लापरवाही के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। पर आज की सच्चाई क्या है? आज 2026 में भी वो कारखाना एक वीरान और प्रदूषित खंडहर के रूप में वहीं खड़ा है। वहाँ के पीड़ित और कई संस्थाएं आज भी पूरी सफाई, न्याय और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए कानूनी लड़ाइयाँ लड़ रही हैं। ये घटना इतिहास की किताबों का कोई बीता हुआ कन्ना नहीं है, ये एक वर्तमान और जीवित सच्चाई है। भोपाल के लिए अक्सर एक बहुत ही मार्मिक बात कही जाती है, वो शहर जो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि उस स्थायी दर्द की गवाही है जो आज भी वहाँ के लोगों और वहाँ की हवाओं में महसूस किया जा सकता है। एक ऐसा जख्म जिसका पूरा इलाज कभी नहीं हो पाया। तो अंत में एक बहुत बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने रह जाता है, क्या हमारी आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वाकई भोपाल का सबक गहराई से सीख लिया है, या आज भी दुनिया के किसी कोने में कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समुदाय किसी नई औद्योगिक लापरवाही के साये में चुपचाप जोखिम उठा रहे हैं? इस गंभीर विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। इतिहास से सीखना बहुत जरूरी है ताकि ऐसी रात दोबारा कभी ना आए।